हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड या मांग के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि मांग क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है और मांग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जिसके बाद हम मानते हैं कि हाँ कि हम किसी वस्तु की मांग या डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि मांग का नियम क्या है, जिसमें हमने देखा कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध या विपरीत संबंध बताता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। अगर किसी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ गई तो उसकी कीमत क्या है वो कम हो जाएगी, तो इनके बीच में एक तरीके से ऋणात्मक संबंध पाया जाता है जो मांग का नियम बताता है। फिर उसके हमने देखा कि जो मांग फलन है वो स्वयं की कीमत पर, संबंधित वस्तु की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर और उपभोक्ता की रुचि पसंद आदि पर निर्भर करती है। जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्स वस्तु की मांग है वो एक्स वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है और बाकी चीज को हम एक तरीके से स्थिर मान लेते हैं कि इनकी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन केवल इन दोनों के बीच में ही हो रहा है। ये हमने देख लिया था। उसके बाद में हम आज ये देखेंगे कि जो मांग वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक क्यों होता है, या फिर इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो ऋणात्मक क्यों पाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। जो इसमें हम सबसे पहले जो इसका कारण मानते हैं वो मानते हैं सीमांत उपयोगिता हाश नियम। इस नियम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें हमने देखा है कि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी एक वस्तु की इकाई का उपभोग करता है और अगली इकाई से मिलने वाली उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता को एक ही चीज बहुत अधिक मात्रा में मिल जाती है तो उसको जो पहली उपयोगिता से जो उसको पहली वस्तु से जो उसको उपयोगिता मिल रही थी वो उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब वो उसके पास अधिक मात्रा में हो गई है। तो इसी नियम को मांग के नियम पर भी लगाते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास टमाटर का 10 किलो पहले से स्टॉक पड़ा है। अब आप मार्केट में जाएंगे, अगर टमाटर सस्ते होंगे जब भी आप टमाटर खरीदेंगे। अगर टमाटर की बहुत ज़्यादा कीमत है तो आप उसको नहीं खरीदेंगे कि यार मेरे पास तो पहले से का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं इसको और क्यों खरीदूं। तो हम ये कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता जो हाश नियम है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग करता है उससे मिलने वाली उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, और जब उसकी उपयोगिता कम हो जाती है तो वो उसकी डिमांड पहले के मुकाबले कम करेगा, और जब किसी की डिमांड कम करेगा उपभोक्ता तो उसकी धीरे धीरे कीमत गिरने लग जाती है और मांग का नियम इस पर काम करता है। और पिछली बार हमने ये मान के चलते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता अगर हम उसको कीमत के रूप में ले लें तो उसका क्या होगा कि जैसे अब टेबल हम देख रहे हैं कि मान लीजिए उपभोक्ता कोई आइसक्रीम का उपभोग कर रहा है और एक आइसक्रीम खाने से उसको कितनी उपयोगिता मिल रही है। पहली आइसक्रीम खाई तो उसको 8 उपयोगिता मिली। अब उपयोगिता हमने रुपयों में ले ली कि आपकी आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा हो रही है कि यार चलो आज तो आइसक्रीम खाएंगे, तो आपने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम लेने के बाद में आप दुकानदार ने कहा कि इसके 8 रुपए हैं, तो आप उसके 8 रुपए दे देंगे, यार जितने की आइसक्रीम है उतने दे देते हैं। फिर लगा कि चलो एक आइसक्रीम और लेते हैं, तो पहली आइसक्रीम के आपने 8 रुपए दिए, दूसरे के आप 8 रुपए देने में थोड़ा हिचकिचाएंगे कि यार अब टेस्ट तो कर ही लिया, कि अब पता लग गया कि इसका कैसा टेस्ट है, अब इतनी ज़्यादा इच्छा भी नहीं है। तो आप दुकानदार को कहेंगे यार 8 में नहीं, यार 6 रुपए में दे तो दे दे, बाकी मेरी कोई ऐसी खास इच्छा भी नहीं है, इसके मैं 8 रुपए नहीं दे सकता। दूसरी खाएंगे तो 6 देंगे, तीसरी आइसक्रीम खाएंगे तो सोचेंगे यार और कम दूं, चौथी खाएंगे तो सोचेंगे यार और कम दूं। जैसे जैसे आप उस वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करेंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जो इससे स्पष्ट किया रहा है कि सीमांत उपयोगिता हाश नियम लागू होने के कारण जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी कम मात्रा तथा का उपभोग करेगा, और कीमत कम होती है तो उस वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करेगा। तो सीमांत उपयोगिता हाश नियम मांग के नियम का हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से आधार है। फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा है कि जो आय प्रभाव है,
इसमें हम देखते हैं कि जब कोई सापेक्षिक वस्तु की कीमत घटती है तब वस्तु की पहले जितनी मात्रा खरीदने के लिए एक व्यक्ति को अपनी कम आय खर्च करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति के लिए यह संभव होगा कि क्रय शक्ति या वास्तविक आय के बढ़ने से वह उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सके। मान लीजिए कि मेरे पास दो वस्तुएं ए और बी, दोनों एक जैसी वस्तुएं हैं। अब पहले मैं ए वस्तु का उपभोग कर रहा था, बी वस्तु का नहीं कर रहा था। तो अब मान लीजिए जो बी वस्तु है उसकी कीमत में कमी हो जाती है, तो अब मैं पहले बी वस्तु की जितनी मात्रा खरीद रहा था उससे ज़्यादा मात्रा खरीदने लग जाऊंगा, एक ही मात्रा का मैं त्याग कर दूंगा। तो ये कहता है कि जब वस्तु के लिए बी वस्तु की जब कीमत कम हुई तो उपभोक्ता कीमत कम होने पर उसकी अधिक मात्रा का उपभोग करने लग गया, क्योंकि उसको पहले के मुकाबले अब बी वस्तु को खरीदने के लिए उसको अपनी कम आय को खर्च करना पड़ रहा है। मतलब पहले उसको खरीदने के लिए मान लीजिए वो 50 रुपये दे रहा था बी वस्तु को खरीदने के लिए, लेकिन अब बी वस्तु की कीमत कम हो गई, तो बी वस्तु को खरीदने के लिए अब पहले 50 दे रहा था तो अब मान लीजिए 30 रुपये दे रहा है। तो एक तरीके से उसको अपनी आय कम खर्च करनी पड़ी, जो उसकी क्रय शक्ति है वो बढ़ गई। क्रय शक्ति बढ़ने का मतलब ये है कि पहले मान लीजिए उस वस्तु की बी वस्तु की वो 2 इकाई खरीद रहा था, अब उसकी कीमत कम होने पर वो उसकी 4 इकाई या 5 इकाई खरीदने लग गया। तो जो उपभोक्ता है उसकी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर जो है बढ़ गई, और उसकी जो आय है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर वो उसकी बढ़ गई। मतलब वस्तुओं को खरीदने के रूप में किसी वस्तु की कीमत कम होने से अब वो उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी एक तरीके से वास्तविक आय बढ़ गई। तो इस कारण से भी मांग वक्र हमारा ऋणात्मक होता है। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। इसको भी हम पहले देख चुके हैं प्रतिस्थापन प्रभाव को, जब हमने आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव पढ़ा था उस समय हम इसको देख चुके हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव भी वही है कि जो हमने आय प्रभाव में बताया, वही एक तरीके से प्रतिस्थापन प्रभाव है कि एक वस्तु का प्रतिस्थापन करके दूसरी वस्तु की तरफ वो चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि कई बार एक ही वस्तु के कई सारे उपयोग होते हैं कि मान लीजिए दूध है, दूध का जो प्रयोग हम पीने के लिए भी करते हैं कि चलो रात में बच्चों को दूध पिलाएंगे, कैल्शियम मिलेगा। दही में भी करते हैं कि दूध का दही बना लेते हैं, फिर पनीर बना लेते हैं, मिठाई भी बना लेते हैं। तो एक ही वस्तु के कई सारे क्या होते हैं उपयोग होते हैं कि एक ही वस्तु को हम काफ़ी सारे उसमें काम में ले सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि दूध की कीमत अधिक होने से तो मान लीजिए दूध की कीमत बढ़ती है तो जो दही है, पनीर है या इन सब की जो कीमत है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमें दूध ही महंगा मिल रहा है तो दही भी हमारे लिए महंगा ही पड़ेगा, पनीर भी हमारे लिए महंगा ही पड़ेगा। तो इनकी क्या कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ जाएंगी तो इनकी मांग कम हो जाएगी। या फिर मान लीजिए दूध की कीमत कम होती है तो जो दूसरी चीज़ें हैं, जब मान लीजिए दूध की कीमत कम हुई तो जो दूसरी वस्तु जो इससे बनाई जाती है दूध से, उनकी कीमत में भी थोड़ी बहुत कमी आएगी और उनकी मांग में वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो कॉमोडिटी है, वस्तु है, उसकी कीमत कम होने पर उसकी कुल मांग बढ़ जाती है, और जो विभिन्न उपयोग वाली वस्तुओं की कीमत कम होने पर उनकी मांग में विस्तार होता है। मांग में विस्तार कैसे हो गया कि मान लीजिए कि एक ही वस्तु के विभिन्न विभिन्न उपयोग हैं। अगर उस वस्तु की कीमत कम हो गई तो उससे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। एक है उपभोक्ता के समूह का आकार, कि मान लीजिए जहाँ 10 उपभोक्ता ही है किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो जाहिर सी बात है कोई भी फैक्ट्री उस 10 लोगों के लिए तो अपनी कीमत कम करेगी नहीं। वो देखेगी कि कहाँ पर मेरा बाजार बहुत ज़्यादा है। जैसे कि भारत में कोई भी चीज़ आ रही है फॉरेन मार्केट से कहीं भी, और इनको लग रहा है कि यार भारत में 125 करोड़ की आबादी है, अगर मैं अपनी थोड़ी सी कीमत कम रखूँगा दूसरे कंपनियों के मुकाबले तो लोग मेरी चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे उस समय एम आई फ़ोन आए थे तो एम आई फ़ोन की कीमत आपको ध्यान में बहुत कम थी, आज भी कम है, तो इन्होंने सैमसंग के बाज़ार को पीट दिया। फिर वीवो आया, वीवो ने अपनी कीमत और भी कम रखी,
तो इसने एमआई के बाजार को पीट दिया, ओप्पो आया। मतलब जो भी है वो देखते हैं कि अगर जहाँ उपभोक्ता हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में, उसका प्रभाव भी इस पे पड़ता है मांग पर, कि क्या होगा। ये आप देख लीजिए क्या उदाहरण लिखा हुआ है, कि उदाहरण के लिए हम माने कि आमों की कीमत 30 रुपये प्रति किलो है तथा कुछ व्यक्ति ही आम खरीद सकेंगे। यदि आमों की कीमत 15 रुपये प्रति किलो हो जाती है तब कुछ और उपभोक्ता इस नई कीमत पर आम खरीद सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आमों की कुल मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि आमों की कीमत 40 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो उपभोक्ता आम खरीदना बंद कर देंगे और आमों की कुल मांग घट जाएगी। इस प्रकार कीमत में परिवर्तन के साथ साथ उपभोक्ता के समूह में भी परिवर्तन आता रहेगा, जिनका वस्तु की कुल मांग पर प्रभाव पड़ेगा। ये इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि मान लीजिए आम की कीमत 30 रुपये है, तो जो व्यक्ति 30 रुपये में आम खरीदने के इच्छुक है केवल वही लोग आम खरीदेंगे। अब आम की कीमत 15 रुपये हो गई। पहले जो व्यक्तियों को लग रहा था कि यार आम 30 रुपये हम खरीद नहीं सकते, जब कीमत कम हो जाएगी तो कुछ और लोग हैं जो इस कीमत आम को खरीदने लग जाएंगे कि चलो अभी हमारे बजट में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आम की कीमत 40 रुपये हो जाती है, तो जो पहले 30 रुपये में खरीद रहे थे वो 40 रुपये में नहीं खरीदेंगे कि यार ये तो हमारे बजट से बाहर जा रहा है, और बहुत कम लोग इसको खरीदेंगे, या लोग खरीदना ही बंद कर देंगे कि यार है ना कि आम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब हम इसको नहीं खरीदेंगे, जब इसकी कीमत कम होगी जब देख लेंगे। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसकी कुल मांग हमारी कम हो जाएगी। उपभोक्ता के उस पर भी निर्भर करता है कि उपभोक्ता कितने ज़्यादा उसको खरीद रहे हैं, कितने ज़्यादा उसको नहीं खरीद रहे हैं, तो इसका भी मांग पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। अब आज की वीडियो में हमने देखा कि मांग वक्र के ऋणात्मक होने के क्या क्या कारण है। इसमें हमने मुख्यतः 5 कारण देखे, जिसमें हमने देखा उपभोक्ता का समूह या आकार ये मांग वक्र के ऋणात्मक इस वजह से भी हो सकता है। एक वस्तु के विभिन्न उपयोग होते हैं। फिर हमने देखा कि प्रतिस्थापन प्रभाव देखा, आय प्रभाव देखा, एक सीमांत उपयोगिता हाश नियम देखा। ये मुख्यतः 5 कारण है जिनकी वजह से मांग वक्र ऋणात्मक होता है। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। कल वाले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें हम देखेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या क्या हैं, कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मांग के नियम पर लागू नहीं होती। जो हम कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। कुछ मांग के नियम के ऐसे भी अपवाद हैं कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई तो लोग उसकी मांग पहले से ज़्यादा कर देते हैं, और कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग पहले से कम कर देते हैं। तो इस चीज़ों को हम अपवाद के रूप में मानते हैं कि हाँ ये केवल कुछ एक वस्तुएं ही ऐसी है जो अपवाद स्वरूप है, बाकी सभी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, किताब से पढ़ना। ओके, थैंक यू।